गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सब? हम लोग ने लास्ट क्लास में अपना इनकम फ्रॉम एचपी ख़त्म कर लिया था, ठीक है। तो मैंने बोला था लास्ट क्लास में जो लोग भी कमेंट करना चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट कौन सा हेड ऑफ इनकम करूँ, नीचे कमेंट कर सकते हैं। जिन्होंने भी किया और जिन्होंने मेरे को फ़ोन में मैसेज किया, सब ने बोला सर पीजीबीपी कराओ, हमारा सबसे बड़ा डर है सर पीजीबीपी। तो मैंने बोला ठीक है, जैसा बच्चे चाहें, अब जैसा बच्चे चाहे वैसे कराएंगे। अब बच्चे पीजीबीपी बोल रहे हैं तो पीजीबीपी करेंगे, ठीक है। तो एकदम रेडी हो जाइए आप लोग, एक्साइटेड हो जाइए, क्योंकि आज हम लोग पीजीबीपी का टॉपिक करने जा रहे हैं। ये मेरा पर्सनली टैक्स में फेवरेट टॉपिक है, मतलब एकदम फेवरेट से भी फेवरेट टॉपिक है मेरा, यही टॉपिक है बेस्ट, ठीक है। ये है इनकम टैक्स की जान, बिना इसके इनकम टैक्स अधूरा है, ठीक है। अच्छा, पहले मैं एक दो बात क्लैरिफाई कर दूँ, ठीक है। कुछ बार कुछ बच्चे मेरे को पूछ रहे हैं ये चीज़, सर ये लेक्चर्स अपडेटेड हैं, अमेंडेड हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ठीक है। आपके टीचर्स जहाँ पढ़ रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैटेगरी ऑफ बच्चे जो कहीं और पढ़ रहे हैं फिर भी मेरा वीडियो देखते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। आप जहाँ पढ़ रहे हो बच्चों, वो रिस्पेक्टिव टीचर्स आपको क्या पढ़ा रहे हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं आपको कहाँ से और क्या मटीरियल पढ़ा रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको इस चीज़ पर भरोसा हो जाए। देखिए, ये आईसीआई की साइट है। मैं BOS नॉलेज पोर्टल में गया, ठीक है। BOS नॉलेज पोर्टल में कुछ ज़्यादा ही अजमान फंक्शन कर रहा है। हाँ, BOS नॉलेज पोर्टल में आपका इंटरमीडिएट का न्यू स्कीम, ठीक है। इंटरमीडिएट के न्यू स्कीम के अंदर पेपर नंबर 4 टैक्सेशन, यहाँ क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिए। ये क्या लिखा हुआ है? स्टडी मटेरियल रेलेवेंट फॉर May 20 एंड November 20 एग्जामिनेशन। साफ साफ लिखा है November 20 एग्जामिनेशन। तो ये जो लेक्चर्स हैं ये May 20 तक के एग्जाम के लिए जो भी अपडेटेड मतलब सिलेबस था उसको कवर करते हैं बच्चों। और साथ ही साथ आपके जो भी नवंबर के लिए अटेम्प्ट आने वाला है, क्योंकि उसमें फिनेंस एक्ट 20 अप्लाई नहीं होगा, तो एग्जैक्टली कौन से सर्कुलर्स, कौन सी नोटिफिकेशंस, कौन से सीबीडीडी क्लैरिफिकेशंस आईसीआई यूज करेगा, वो आईसीआई आपको आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर में बच्चों बता देगा। और उसके बाद रिस्पेक्टिव जब अमेंडमेंट्स नोटिफाई हो जाएंगी तो उसको हम लोग इंक्लूड करके आगे बढ़ जाएंगे। ये May 20 तक अमेंडेड है, May 20 के पीछे नहीं है। ये मैं आपको इसी मटेरियल से पढ़ा रहा हूँ, आपके आईसीआई के मटेरियल से। और CMA CS वाले जो बच्चे लोग देख रहे हैं और जो BCom वाले देख रहे हैं और नॉलेज पर्पस से देख रहे हैं, सब कुछ कवर्ड है यहाँ पे, तो उस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। अब ये सब बात हटाते हैं, आज के सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पे आते हैं। हमारी टैक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। क्लास नंबर 9 PGBP, ठीक है। सबसे पहले कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। आप इस टॉपिक से बहुत डरते हो। मैंने ऐसे बच्चे भी सुने हैं, सर ये वाला टॉपिक छोड़ के जाएंगे, बहुत बड़ा है। आपका डर का रीज़न क्या है? आपके डर का रीज़न क्या है? सर ये बहुत बड़ा है, सर ये याद नहीं होता, सर इसमें बहुत सारे सेक्शन है, HP सैलरी तो सर छोटू सा है, जल्दी से हो जाता है। अब मैं आपको रीजंस देता हूँ, ठीक है, क्यों आपको ये पढ़ना चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको टैक्स के 4 कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं जिंदगी में। टैक्स के 4 कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं आपके प्रैक्टिस में या जिंदगी में। एक आपके पीजीबीपी का कॉन्सेप्ट, दूसरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है, तीसरा TDS TCS, ठीक है, TDS TCS, और फोर्थ रिटर्न फाइलिंग ऑफ इनकम, ठीक है। अगर आपको पीजीबीपी नहीं आता ना तो आपको इनकम टैक्स नहीं आता। HP सैलरी इज नॉट इनकम टैक्स, पीजीबीपी इज द रियल इनकम टैक्स। हियर इज वेयर द रियल फन बिगिंस, ठीक है। और एक बात याद रखना, ठीक है, बच्चे लोग बचपन में ना बहुत बदमाशी करते हैं, नालायक होते हैं। 2 तरीके के पेरेंट्स होते हैं। एक उनको समझाते हैं, ठीक है, कि सुधर जाओ, मत करो ऐसा, ये मत करो, ठीक है। इससे क्या होता है, बच्चे सुनते हैं? नहीं सुनते। ये कौन है पता है? बाकी टीचर्स जिनसे आप पढ़ते हैं। बहुत आपको ज्ञान देते हैं, बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ो पढ़ो। और मैं सच बताता हूँ, कोई भी टीचर मेरे को आज तक नहीं मिला जिसने बोला हो कि पीजीबीपी छोड़ दो। सब बोलते हैं पढ़ो, लेकिन क्या है, अच्छी चीज़ों से हम समझते हैं,
ना। फिर कुछ पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को समझाने के लिए कुछ दूसरी टेक्निक आजमाते हैं, विपरीत परिस्थिति। ठीक है, जैसे अगर कुछ काम नहीं करना है वो करने के लिए और बोलते हैं। ठीक है, फिर बच्चा सोचता है जब ये बोल ही जा रहा है करने के लिए तो मैं ये नहीं करूंगा। ठीक है, मम्मी पापा तो बोल ही रहे हैं करने के लिए, तो मैं आपको ना ये नहीं बोलूंगा कि आप इसको पढ़ो, मैं आपको ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग बना दूंगा, इतना इंटरेस्टिंग बना दूंगा कि आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आप इसको छोड़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा गोल है। ठीक है, पहले अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई प्री अजम्पशन है, ठीक है, कि सर ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि मैंने ये पढ़ रखा है पहले, सर मेरे टीचर ने मेरे को थोड़े दिन पहले ही पढ़ाया, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप क्या समझा दोगे मेरे को। तीसरा, सर मेरे को पता ही नहीं है ये क्या होता है। ठीक है सर। चौथा, सर मेरे सीनियर्स ने बोला है बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, जैसे जेवियर्स वगैरह में बच्चे लोग अपने सीनियर्स की बात बहुत सुनते हैं, तो मेरे सीनियर्स ने बोला है बहुत डिफिकल्ट है। मैं आपको बता दूं, आपके सीनियर्स मेरे से नहीं पढ़े। ठीक है, और आप भी अभी तक ये मेरे से नहीं पढ़े हैं। आप 10 मिनट के लिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए, अगले 10 मिनट के लिए अपने दिमाग से ये निकाल दो, अपने दिमाग से ये निकाल दो कि ये टॉपिक डिफिकल्ट है। आप ऐसे बैठ जाओ जैसे आपको पता ही नहीं है कि ये टॉपिक क्या है, कैसे समझाना है, क्या करना है, वो मेरा लॉजिक, मैं सब करूँगा। ठीक है, अब आते हैं, शुरू करते हैं। PGBP, प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। बोल क्या रहा है, आपको कोई प्रॉफिट होगा या गेन होगा। सर प्रॉफिट क्या होता है सर? बचपन में PL अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे ना, उसमें सर नेट प्रॉफिट निकल के आता था। नहीं सर, हम लोग तो बचपन में बनाए नहीं PL। आओ देख लेते हैं PL कैसा दिखता है बच्चों। ऐसा दिखता है PL। अब कुछ याद आया? ओ हाँ सर, ऐसा तो कुछ बनाते थे, इस साइड में इनका लॉसेस और एक्सपेंसेस को डेबिट करते थे, इधर इनकम को क्रेडिट करते थे, ऐसा कुछ बनाते थे सर हम लोग, याद है हम लोग को। हाँ, तो PL बनाते हो तो PL में नेट प्रॉफिट निकल के आता है, ये वो प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट, जब रिसीप्ट्स एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो इनकम निकल के आता है ना, उस इनकम में वो गेन की बात कर रहा है, क्योंकि प्रोफेशन से जनरली गेन्स होते हैं, वी डोंट कॉल इट प्रॉफिट। बिजनेस क्या होता है? एनी कंटिन्यूअस एक्टिविटी, एनी कंटिन्यूअस एक्टिविटी विच इज डन विद अ प्रॉफिट मोटिव इज बिजनेस। क्या बोला मैंने? एनी कंटिन्यूअस एक्टिविटी विच इज डन विद अ प्रॉफिट मोटिव इज बिजनेस। बात क्या ध्यान में रखनी है बच्चों? कंटिन्यूअस एक्टिविटी होना चाहिए, एक बार करने पे नहीं होगा। मान लो तुम्हारा दोस्त अपने पास अपना फोन छोड़ के गया, वॉशरूम गया, तुमने उठा के किसी और को भेज दिया, ऐसा करना मत, बहुत पीटेगा तुम्हारा दोस्त। ठीक है, आपने उसको किसी और को बेच दिया, तो सर क्या ये किसी और को जो मैंने फोन उसका बेच दिया, तो क्या ये मेरा बिजनेस है फोन सेलिंग का? नहीं। पर सर अगर मैं रोज जाके सब दोस्तों के फोन चोरी करके बेचने लगूं, तब ये बिजनेस हो जाएगा। जोक्स अपार्ट, बिजनेस मींस एनी एक्टिविटी विच इज रेगुलर। ठीक है, मेरे लिए ये बिजनेस है कि प्रोफेशन, ये प्रोफेशन है, बिकॉज आई एम यूजिंग माई वोकेशनल ट्रेनिंग्स। वेरेवर आई यूज एनी वोकेशन, any profession, any vocation which is registered under any law, जैसे CA, CS, CMA, it turns out to be a profession. ठीक है, whenever I use any vocation, it is a profession, and I'm buying or selling goods or services, then it comes to be a business. तो ये एकदम सिंपल डेफिनेशन था। अब सर हमें ये टॉपिक क्यों डिफिकल्ट लगता है? चलो एक चीज दिखाते हैं आपको, आओ एक चीज दिखाते हैं। ये क्या है? ये क्या है? ये है PGBP की कहानी। अगर हम कहानी समझ लेना तो हम सब समझ लेंगे। पहले कहानी में ना किरदार समझिए, रोल समझिए। इस कहानी में ना 4 लोग हैं, इस कहानी में 4 लोग हैं, 4 तस्वीरें, 4 लोग। ठीक है, ये बाहर का आदमी, ठीक है, 4 तस्वीरें। सबसे पहले आयकर भवन या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या होता है? सर ये एक बिल्डिंग होती है, ऐसे समझ लीजिए, ये एक बिल्डिंग होती है जहां पे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारे काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर में। सर एक कंप्यूटर में क्या काम कर रहे होते हैं? आपने जो साल भर बिजनेस, सैलरी, इनकम फ्रॉम HP कमाया है,
वो आपको इनके पास रिटर्न फाइल करना पड़ता है। सर रिटर्न फाइल क्या करना होता है? एक खाते पे इनकम टैक्स की एक साइट होती है, ठीक है, दिखाता हूं मैं आपको। ये जो साइट होती है इनकम टैक्स की, ठीक है, ये इनकम टैक्स की ये जो साइट है, यहां पे जाके आप अपना रिटर्न फाइल करते हो। सॉरी, यहां पे जाके आप अपना रिटर्न फाइल करते हो, ठीक है, ITR 1 2 3 जो भी है, ITR इज इनकम टैक्स रिटर्न, ये फाइल करते हो। इसमें आप इनकम टैक्स अथॉरिटी को ये बताते हो कि आपकी इनकम क्या है, ठीक है, आपकी इनकम क्या है। आप ये बात उन्हें क्यों बताते हो? आयकर भवन को ये बात आप उन्हें इसलिए बताते हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसलिए बताते हो क्योंकि उस इनकम पे ही टैक्स बनता है जो आपको पेमेंट करना पड़ता है। अब आयकर भवन में कौन बैठे होते हैं? आयकर भवन में बैठा होता है असेसिंग ऑफिसर। सर कौन होता है ये असेसिंग ऑफिसर? सर ये असेसिंग ऑफिसर वो होता है जो आपकी इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करता है। पर सर लास्ट ईयर आपने तो ये बोला था कि हम लोग अपनी इनकम पे खुद ही टैक्स कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल सही मेरा बच्चा, वो आपकी कैलकुलेशन को रीचेक करता है। मतलब जैसे टीचर होता है, आप पेपर लिखते हो, आप पेपर लिखने के बाद एक बार सेल्फ उसको रीडिंग करके चेक कर लेते हो कि आपने चीजें ठीक लिखी है या नहीं। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना कि टीचर आपको फुल नंबर बैठा देता है इस बेसिस पे क्योंकि आपने चेक कर लिया। करता है? काश सर टीचर ऐसा करता होता, ठीक है, पर टीचर ऐसा नहीं करता। टीचर क्या करता है? टीचर भी उसको चेक करता है वापस से। तो ये जो असेसिंग ऑफिसर है ना, ये कोई नहीं, ये आपका टीचर है। जैसे कि मैं हूं, ये मैं आपका टीचर हूं, मैं हूं। आप जो मेरे के पास इनकम बताओगे, मैं वो चेक करूंगा कि वही इनकम है कि नहीं और उस पर उतना ही टैक्स आता है कि नहीं। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, आपने जो दिया उसको रीचेक कर रहा हूं, ठीक है। अब सर तो ये वो असेसिंग ऑफिसर है जो ऑफिस में बैठ के काम कर रहा होता है। ये कौन है? ये देखिए बड़ा आदमी है, बढ़िया फोन वोन लेके है, सूट वूट पहना हुआ है, ये है डायरेक्टर, ठीक है, या ये है बिजनेस का ओनर, ठीक है, ये है बिजनेस का ओनर। थोड़ी देर के लिए अज्यूम करते हैं ये अंबानी जी, बिजनेस के ओनर, ठीक है। ये ओनर क्या करते हैं? ये ओनर साल भर बिजनेस करते हैं। फिर ये क्या करते हैं ओनर लोग? ये लोग अपना एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। ओनर लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, कैसा, जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक कॉपी बंद करके आपके टीचर ने आपको बताया होगा, ठीक है, ऑडिट होता है, ऑडिट होता है मतलब चेकिंग करता है, सीए आके चेक करता है उसको। उसके बाद वो एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग में प्रेजेंट की जाती है। वो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं उसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स। एंड एक चीज सोकी भी होता है, वो आपके लॉ के टीचर ने आपको बताया होगा, ठीक है। नहीं बताया तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, विस्तार ज्ञान दे दूंगा, ठीक है। तो होता क्या है कि ये अपना पूरा एक पीएल अकाउंट बना के उसको बढ़िया से आईटीआर में लगा के, इनकम टैक्स रिटर्न में लगा के, जो बिजनेस का होता है ITR 4, उसमें लगा के असेसिंग ऑफिसर को देते हैं। अब माइंड यू, ये पीएल किसने बनाया है? ये पीएल जो बना के दिया गया है इन भैया को, असेसिंग ऑफिसर भैया को, टीचर जी को, वो किसने बनाया? वो तो स्टूडेंट ने बनाया। और टीचर का काम क्या स्टूडेंट ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं करेगा। ये स्कूल है, ये टीचर है, टीचर क्या करेगा? उसको बच्चों रीचेक करेगा, ठीक है। पीजीबीपी में ना हम लोग को समझना पड़ेगा कि हम लोग क्या हैं। हम लोग एज स्टूडेंट जो सम सॉल्व कर रहे हैं पीजीबीपी का, हम अपने आप को कहां देखते हैं? यहां देखते हैं कि यहां देखते हैं? आज मैं आपकी सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्लियर करता हूं जिसकी वजह से आपको पीजीबीपी में दिक्कत होती है। आप ये नहीं हैं, आप ये हैं, आप टीचर हैं। जब पीजीबीपी का सम पेपर में आता है ना, यू आर द असेसिंग ऑफिसर, आप अपने आप को वैसे इमेजिन करो, यू आर द टीचर, someone has prepared a PL for you, profit and loss account. As a teacher, you are required to check whether वो PL सही है या गलत। ये बहुत जरूरी था, ये डायग्राम का क्रक्स ये है। आप ये नहीं हो,
ये जो अच्छा सूट वाला आदमी है, आप ये नहीं हो, आप ये सूट वाले आदमी हो जो ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, सरकारी पैसे हैं, ऑब्वियसली अपने नहीं है। आप ये हो, आप टीचर हो। बाकी हर एक कॉन्सेप्ट में जो इनकम टैक्स का है, आप स्टूडेंट हो। बस इस कॉन्सेप्ट के लिए आप टीचर हो, और इसकी भाषा में बोले तो बाकी सब कॉन्सेप्ट्स में आप इनकम टैक्स पेयर हो। ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करते हो। यहां पे आप असेसिंग ऑफिसर हो, यहां आप ये कैलकुलेट करो कितना लेना है, ना कि कितना देना है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखो कि तुम यहां बैठे हो, यहां नहीं। क्योंकि जैसे ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा ना कि आप यहां हैं और यहां नहीं, आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो मैं दिखाऊंगा कैसे। ठीक है, अब सुनिए, आप यहां हैं, ये बात आपके दिमाग में क्लियर। आज से हर बच्चा अपने आप को पीजीबीपी करते टाइम क्या समझेगा? असेसिंग ऑफिसर। क्या समझेगा बच्चों? असेसिंग ऑफिसर। तो आप क्या हो? अब ये हो जो कुर्सी में बैठा है। ये डायग्राम अच्छे से विजुअलाइज कर लो। ये आयकर भवन, आप यहां पे बैठे हो, आप टीचर हो। इस पूरे टॉपिक में आप खुद टीचर हो, यू आर दी असेसिंग ऑफिसर। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को लेके अब अपने आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो होगा क्या, कहानी समझो। मैंने इसका टॉपिक का नाम ही पीजीबीपी की कहानी रखा है। जब मैं इसको अपलोड करूंगा तो मैं इसमें लिखूंगा अब पीजीबीपी का डर क्या। ठीक है, अब पीजीबीपी का डर क्या, क्योंकि इसके बाद आपको पीजीबीपी का डर नहीं रहेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। बस ध्यान से मेरे को सुनो। टॉपिक खत्म होते होते तक प्यार हो जाएगा पीजीबीपी से, मैं बोल रहा हूं ना। आइए अब समझिएगा एक बात। हम लोग ने उनको अंबानी अंकल लिया था, अंबानी अंकल। अब अंबानी अंकल को ना टीचर जी का ज्ञान नहीं पता है। जैसे जो बच्चे लोग प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे होंगे, उनको नहीं पता है कि टीचर को क्या लिखे हम लोग, जो टीचर हम लोग को फुल मार्क्स दे। स्पेशली प्रोफेशनल एग्जाम में तो कभी नहीं पता होता है कि वो जो वहां बैठे हैं उनको चाहिए क्या। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की, कि सर आप किस बेसिस पे मार्क्स देने वाले हो वो बता दो तो हम लोग वही लिख दें। ठीक है, वही तो नहीं समझ में आता। हम लोग सजेस्टेड आंसर लिखते हैं तो भी आप नंबर काट लेते हो, जब ए सजेस्टेड आंसर ना लिखें तो भी नंबर काट लेते हो। ठीक है, तो यही मेन दिक्कत है। तो बात क्या है, अंबानी जी को ये नहीं पता है कि टीचर क्या चाहता है। तो अंबानी जी को लेकिन क्या पता है? अंबानी जी को पता है अकाउंट्स की भाषा। ठीक है, अंबानी जी को कौन सी भाषा पता है? अंबानी जी को पता है अकाउंट्स की भाषा। सर अकाउंट्स की भाषा मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अकाउंट्स की भाषा मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको इंडियस बोलते हैं। और इनको पता है बुक कीपिंग के रूल्स, क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है, ये इनको पता है। ठीक है, कैसे डेप्रिसिएशन निकलता है ये इनको पता है। तो ये जो पीएल अकाउंट बना है ना, जो अंबानी अंकल ने बनाया है, वो अंबानी अंकल ने अपनी समझ से बनाया है। किसके ऊपर बेस करके? उन्होंने बेस करके बनाया है इंडियस के ऊपर बेस करके, या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर बेस करके, या रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को मानते हुए, बुक कीपिंग मानते हुए। मतलब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज गलत ना हो उस हिसाब से उन्होंने किया है। मतलब इन्होंने स्टॉक कैसे वैल्यू किया होगा, कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर। इन्होंने पीएल के डेबिट साइड में भर भर के प्रोविजंस डेबिट किए होंगे, क्योंकि प्रोविजन बनाने का जनरल एंट्री ही वही होता है, पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। ठीक है, या प्रोविजन टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अगर प्रोविजन उल्टे साइड में बना रहे तो प्रोविजन बनाए होंगे इन्होंने, भर भर के बनाए, पीएल टू प्रोविजन मार मार के इन्होंने सारे प्रोविजन बनाए होंगे। ठीक है, इन्होंने इनकम टैक्स पेमेंट किया, इनके लिए एक्सपेंस है, इन्होंने उठा के डेबिट कर दिया। इन्होंने एसेट पे डेप्रिसिएशन डाला, इन्होंने उठा के डेबिट कर दिया, क्योंकि इनके लिए सही है ना, इनके लिए वो चीजें गलत नहीं है। और इनके हिसाब से वो चीजें सही है, इनके हिसाब से वो चीजें गलत नहीं है, तो इन्होंने अपने हिसाब से कर दिया। अब आपको देखना क्या है, ठीक है, ये तो इनका पीएल है, और इनके हिसाब से एक बार पीएल में आइटम्स देख लो क्या क्या लिखा है इन्होंने। इनकम टैक्स पेमेंट किया होगा, डेबिट कर दिया। डेप्रिसिएशन इट्स अ चार्ज अगेंस्ट एसेट, डेबिट प्रॉफिट कम। इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट पेमेंट किया है, पेमेंट वाला इंटरेस्ट है। प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी इज बेसिकली अ रिटायरमेंट बेनिफिट, वी विल डू इट इन सैलरी। जब एक आदमी रिटायर होता है, ही हैज अ क्लेम ओवर ग्रेचुइटी। ठीक है, इट्स बेसिकली अ रिटायरमेंट बेनिफिट, वी विल डिस्कस इट मोर इन सैलरीज, नाउ इट्स नॉट रिक्वायर्ड दैट मच। बाय इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है कंपनी को। डिविडेंड फ्रॉम टाटा लिमिटेड, इंडियन कंपनी। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, सर लास्ट क्लास में तो आपने बोला था डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी इज एग्जेम्प्टेड अंडर 10 क्लॉज 34। बिल्कुल इट इज एग्जेम्प्टेड, बट अंबानी अंकल को तो ये नहीं पता है ना,
अकाउंट्स में तो एग्जाम्पशन नहीं है ना, अकाउंट्स में तो बोला रिकॉर्ड करने, अंबानी अंकल ने रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, सीधी बात। बाय रेंट ऑन एचपी हाउस प्रॉपर्टी, सर ये तो एचपी में, अंबानी अंकल को एचपी पता है क्या? नहीं पता। अंबानी अंकल को क्या पता है? अकाउंट्स पता है। तो अंबानी अंकल ने बोला ये रही मेरी इनकम, ये रहा मेरा एक्सपेंस, माइनस करोगे मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। किसके ऊपर बेस्ड है? एज पर कंपनी बुक्स। पता है आपको एग्जाम में या जब आप सम सॉल्व करते हो क्या मिलता है आपको? ये मिलेगा एग्जाम में। आप असेसिंग ऑफिसर हो, अंबानी नहीं, आपको ये नहीं बनाना, ये आपको मिलेगा एग्जाम में। आपको क्या बनना है? आपको बनना है असेसिंग ऑफिसर। अब सर असेसिंग ऑफिसर बनना है तो असेसिंग ऑफिसर भी पीएल बनाएगा? सर बिल्कुल बनाएगा, क्योंकि आप ही के काम को तो रीचेक करना है वापस से। पर सर उसके पीएल ना अकाउंटेंसी पे नहीं बेस्ड होंगे, उसके पीएल क्या चीज पे बेस्ड होंगे सर? उसके पीएल बेस्ड होंगे टैक्सेशन लॉस पे, उसके पीएल बेस्ड होंगे टैक्सेशन लॉस पे, द लॉज ऑफ टैक्सेशन। देखो लॉज ऑफ टैक्सेशन, क्यों? क्योंकि वो असेसिंग ऑफिसर है। कहाँ का? आयकर भवन का, इनकम टैक्स अथॉरिटी का। तो वो किसकी बात मानेगा? इनकम टैक्स अथॉरिटी की। तो एकदम सिंपल सी बात है, वो किसके यहां काम करता है? आयकर भवन में, तो वो किसकी बात मानेगा? आयकर भवन की। अंबानी अंकल कहाँ काम करते हैं? कंपनी में, तो वो किसकी बात मानेंगे? कंपनी एक्ट की या कंपनी अकाउंट्स की। तो उन्होंने अपना पीएल उस हिसाब से बनाया। असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा? उनके पीएल को चेंज करेगा। ठीक है, कैसे करेगा? सोचिएगा, दिमाग से सोचिएगा। ठीक है, ये वाला टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चे लोग एकदम ध्यान से आंसर करिएगा। मैं आपको भले वीडियो में नहीं देख पा रहा, मैं इमेजिन करता हूँ कि यहाँ बच्चे लोग बैठे हैं। ठीक है, तो जैसे अभी हम लोग के संडे को जीएसटी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं थ्रू गूगल मीट। मेरे को बहुत अच्छा लगा। ऑलरेडी वी हैव एनरोल्ड ऑलमोस्ट 20 स्टूडेंट्स, 20+ स्टूडेंट्स। 10-10 के बैच में मैंने डिवाइड कर दिया। गूगल मीट के थ्रू हम लोग क्लासेस कर रहे हैं। आई हैव केप्ट इट वेरी मीन्स अफोर्डेबल, like I'm taking the full course only for 2000. ठीक है, वेरी अफोर्डेबल। सो इफ एनीवन वांट्स टू जॉइन इन, यहाँ पे आपको साइड में मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप नंबर में कॉल कर सकते हैं एंड वी कैन स्टार्ट। ठीक है, संडे 7 PM। ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक। ठीक है, तो टैक्सेशन लॉस के हिसाब से आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, असेसिंग ऑफिसर स्टार्ट कहां से करेगा? शुरू कहां से करेगा? जहां पे अंबानी अंकल ने खत्म किया था। जैसे एक पॉपुलर सोच है ना, तू जहां सोच के सोता है वहां से मैं सोचना शुरू करता हूं। जहां तेरी सोच खत्म होती है वहां से मैं सोचना शुरू करता हूं। तो जहां अंबानी सर की सोच खत्म होगी, अंबानी सर की सोच कहां खत्म हुई है? अंबानी सर की सोच यहां खत्म हुई है, टू नेट प्रॉफिट पे। उन्होंने नेट प्रॉफिट निकाल दिया। अंबानी सर मस्त अब रिलैक्स कर रहे हैं, मस्त कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, चिल कर रहे हैं। ठीक है, अंबानी अंकल का काम खत्म हो गया। अब काम किसका शुरू हुआ? अंबानी अंकल का काम खत्म होते ही अब काम शुरू होगा इनकम टैक्स अथॉरिटी का। और जहां अंबानी अंकल ने काम खत्म किया है, इनकम टैक्स अथॉरिटी वहीं से शुरू करेगा। मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी कहां से शुरू करेगा? नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। और आप कुछ मत देखिए, बस इस लाइन को रीड करिए, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। नोट्स आपको नीचे लिंक में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अगर किसी को नोट्स नहीं मिलते ना, या लिंक नहीं खुलता किसी रीजन की वजह से, आप मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दिया करो, मैं व्हाट्सएप में आपको नोट्स भेज दूंगा। जितने भी स्टूडेंट्स हो, जितने भी देखते हो, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ इंडिविजुअली। ये मेरे सब बच्चों को पता है। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम यू कैन अप्रोच मी ऑलवेज। ठीक है, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां से शुरू करेगा। जहां अंबानी सर ने क्या किया? खत्म। जहां तू खत्म किया वहां से मैं शुरू। गाता मैं बहुत खराब हूं, पता है मुझे। ठीक है, आते हैं, अब सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, मान लीजिए अंबानी अंकल ने, ये बात सोचिएगा, don't jump to conclusion even if you know something already, don't jump to it, try to run the process in your head. ठीक है, अंबानी अंकल ने एक एक्सपेंस को डेबिट करके रखा है। ठीक है, अंबानी अंकल ने एक एक्सपेंस को डेबिट करके रखा है जो इनकम टैक्स में अलाउड ही नहीं है पीएल में डेबिट करना। जो इनकम टैक्स में अलाउड ही नहीं है पीएल में डेबिट करना। अब सोचिए, अंबानी अंकल ने डेबिट करके रखा है, मतलब अंबानी अंकल का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है उस अमाउंट की वजह से जो उन्होंने डेबिट किया है कि प्रॉफिट गिरा हुआ है। फिर से बोलता हूं, अंबानी अंकल ने एक आइटम को डेबिट करके रखा है, उस वजह से उनका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है? लेट्स अज्यूम क्रेडिट साइड में लिखा है 10 रुपया, आइटम है 1 रुपया।
अगर डेबिट साइड में 1 रुपया लिखोगे तो नीचे बैलेंस 9 आएगा कि 11 हो जाएगा? 9 आएगा, मतलब घटा हुआ है। ठीक है, अगर ये चीज इनकम टैक्स नहीं अलाउ करता ये एक्सपेंस, ठीक है, तो आप एज अ टीचर क्या करोगे? उस एक्सपेंस को प्रॉफिट में ऐड कर दोगे, गलत चीज को सही कर दोगे। गलत चीज को सही कर दोगे क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंस टैक्स में अलाउड नहीं होता। अकाउंट्स में अलाउड होता होगा, गोली मारो उसको, अभी आप टीचर हो, टैक्स में अलाउड नहीं होता है ना। करेक्ट करेक्ट, आप ये काम करोगे। इंग्लिश में बोलो आपने क्या किया, इंग्लिश में बोलो, अंग्रेजी में बोलो, क्या किया आपने? एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, expenses debited to profit and loss account not allowed by income tax act will be added. Expenses debited to profit and loss account, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस? अंकल वाला, अंबानी अंकल वाला, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉट अलाउड एज पर इनकम टैक्स एक्ट। हम लोग क्या किए? उसके साथ ऐड कर दिए। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट पकड़ा आपने, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते, ये लिखा है यहाँ पे, अभी सोचने पे रहो ना। अंबानी अंकल ने चोरी की है, अंबानी अंकल ने चोरी की है। एक इनकम है जो अंबानी अंकल ने क्रेडिट ही नहीं किया पीएल में, छुपा दिया या भूल गए, जो भी समझो, इसे भूलता तो कोई नहीं, सब छुपा देता। ठीक है, अंबानी अंकल ने उसको छुपा दिया, बोले ये तो देख ही नहीं पाएगा, छुपा दो इसको। ठीक है, वो इनकम है 1 लाख रुपए की, अंबानी अंकल ने छुपा दिया। तो तुम अंबानी सोचते हो, बड़ा सोचो, ठीक है 1000 करोड़ की इनकम, ठीक है, छुपा दिया उन्होंने। असेसिंग ऑफिसर टीचर को कहीं से पता चल गया है कि अंबानी अंकल ने ये तो किया है, और उसको पता चल जाएगा कैसे? ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को देख के उसको समझ में आ जाएगा, ओपनिंग क्लोजिंग और सेल परचेज को देख के, कि कुछ तो घपला है। तो अंबानी अंकल ने 1000 करोड़ की सेल छुपा दी है। ठीक है, तो सोचना, वो सेल टैक्सेबल थी, अंबानी अंकल ने पीएल के क्रेडिट में नहीं लिखा। सर पीएल में सेल थोड़ी ना आता है, अरे गधा, ट्रेडिंग से तो ऊपर नीचे ही आता है, तो अज्यूम करो ना उसी साइड में है क्रेडिट के, सेल गायब कर दी। अब आप सोच के मेरे को बताना, 1000 करोड़ की सेल, ठीक है, क्रेडिट नहीं हुई है, और इधर नेट प्रॉफिट है 300 करोड़। ठीक है, नेट प्रॉफिट है 300 करोड़, 1000 करोड़ की सेल क्रेडिट नहीं हुई है। अगर 1000 करोड़ की सेल क्रेडिट होती तो नेट प्रॉफिट 1300 करोड़ होता कि लॉस हो जाता 700 करोड़? प्रॉफिट होता 1300 करोड़, है ना, क्योंकि क्रेडिट होता, क्रेडिट साइड बढ़ता, क्रेडिट माइनस डेबिट प्रॉफिट होता है, 1000 इधर बढ़ता तो 1000 इधर भी बढ़ता, 1300 रुपया होता। ठीक है, इनकम टैक्स ने ये इनकम पकड़ ली है। तो इनकम टैक्स वाला क्या करेगा? अंबानी सर के नेट प्रॉफिट में ये इनकम ऐड कर देगा, बोलो हाँ कि ना? इनकम क्या करेगा अंबानी सर के प्रॉफिट में? ऐड कर देगा कि नहीं कर देगा? कर देगा। अंग्रेजी में बोलो क्या किया? इनकम टैक्सेबल not credited to profit and loss account. Think, income taxable not credited to profit and loss account, but taxable under IT Act will be added. ठीक है, इनकम नॉट क्रेडिटेड, अंबानी अंकल ने क्रेडिट नहीं किया, बट इट इज टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? पीएल में उसको क्या कर देंगे? पीएल के प्रॉफिट में क्या कर देगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर देगा? ऐड कर देगा। ठीक है, तो विल बी एडेड। अब और एक चीज सोचो, अंबानी अंकल ने ना अकाउंट्स बड़ा हड़बड़ी में बनाया था। ठीक है, इनका अकाउंटेंट अच्छा नहीं था, डेप्रीसिएशन डेबिट करने ही भूल गया। ठीक है, डेप्रीसिएशन डेबिट करने ही भूल गया, या रॉन्ग अमाउंट से डेबिट कर दिया। हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम करते भूल गए, डेप्रीसिएशन भूल गया डेबिट करना। अब डेप्रीसिएशन भूल गया डेबिट करना, तो प्रॉफिट नीचे है 400 करोड़। ठीक है, और डेप्रीसिएशन था 100 करोड़ का, डेप्रीसिएशन था 100 करोड़ का।
अब अगर 100 करोड़ का डेप्रीसिएशन डेबिट साइड में होता तो प्रॉफिट कम होता कि ज्यादा होता? बोलो, प्रॉफिट कम होता कि ज्यादा होता? कम होता सर। 500 तो नहीं हुआ क्योंकि डेबिट डेबिट ऐड तो होगा नहीं, ठीक है, माइनस ही हो, क्रेडिट माइनस डेबिट नेट प्रॉफिट है। तो अगर हम इधर 100 बढ़ा दिए तो नेट प्रॉफिट और कम हो जाएगा मेरा, ठीक है। जो पहले 500 है, 500 बोला ना मैंने, हाँ 500 करोड़ है वो 400 करोड़ हो जाएगा अगर 100 करोड़ का डेप्रीसिएशन है मेरा तो इनकम टैक्स में डेप्रीसिएशन अलाउड होता है। इनकम टैक्स में एक्सपेंडिचर जो डेप्रीसिएशन का होता है वो अलाउड होता है, और अलाउड तो छोड़ो मैंडेटरी है। डेप्रीसिएशन आपको लेना ही पड़ेगा इफ यू हैव एन एसेट। ठीक है, डेप्रीसिएशन आपको लेना ही पड़ेगा इफ यू हैव एन एसेट। ठीक है, मैं नीचे नहीं दिखाना चाहता आपको, मैं अभी आपको सोचने देना चाहता हूँ वरना आप पढ़ने लगते हो वहां से। ठीक है, डेप्रीसिएशन इज समथिंग यू हैव टू टेक। तो अब इनकम टैक्स वाला असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा? डेप्रीसिएशन देगा आपको। अब अगर वो आपको डेप्रीसिएशन देता है तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? वो तो माइनस करेगा ना। डेप्रीसिएशन तो प्रॉफिट से कम करेगा, वो टीचर जी कम करेंगे क्योंकि आप कम करना भूल गए और कम करना बनता है, तो प्रॉफिट घटेगा। अंग्रेजी में बोलिए क्या होगा? एक्सपेंसेस नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, expenses not debited to profit and loss account but allowed as per income tax act will be subtracted. allowed as per income tax act will be subtracted. तो दो ठो ऐड हुआ सर, एक लेस हुआ। अब फिर सोचो, ठीक है, फिर सोचो, अंबानी अंकल ने इनकम साइड में एक एक ऐसा इनकम लिख दिया है, और नेट ऑब्वियसली इनकम साइड में लिखा होगा तो नेट प्रॉफिट में आ गया होगा, जो टैक्सेबल ही नहीं है, जो एग्जेम्प्टेड है, जो सेक्शन 10 का इनकम है। आपको एक ही पता है भाई एग्रीकल्चर इनकम, वही अज्यूम कर लो। अंबानी अंकल ने गलती से एग्रीकल्चर इनकम लिख दिया क्योंकि उनमें अकाउंट्स में तो एग्जेम्पशन नहीं है ना एग्रो नॉन एग्रो का, तो अंबानी अंकल ने एग्रो इनकम वहां पे लिख दिया। अब दिक्कत क्या है? अंबानी अंकल ने एग्रो इनकम सपोज डेबिट की है, क्रेडिट किया है 100 करोड़ रुपए, और उनका नेट प्रॉफिट आ गया 600 करोड़। नेट प्रॉफिट आ गया 600 करोड़। अब एग्रो इनकम एक ऐसी इनकम है जो क्रेडिट नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, वो एग्जेम्प्टेड है, पर इन्होंने करके रखा। अब अगर इन्होंने ये नहीं किया होता तो इनकी इनकम 700 होती कि 400 होती? सोच के बताओ। नहीं सॉरी, 600 है ऑलरेडी, तो 700 होती कि 500 होती? सोच के बताओ। 100 की है एग्रीकल्चर इनकम सर, अगर नहीं लिखे होते तो ऑब्वियस सी बात है 400 होती। और इनकम टैक्स लॉज में एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट टैक्सेबल, तो इनकम टैक्स वाला क्या करेगा? लेस कर देगा, प्रॉफिट से कम कर देगा। अंग्रेजी में बोलिए क्या हुआ? इनकम क्रेडिटेड टू पीएल, इनकम क्रेडिटेड टू पीएल बट नॉट टैक्सेबल एज पर इनकम टैक्स एक्ट विल बी सब्ट्रैक्टेड। income credited to PL not taxable as per income tax act will be subtracted. अब दो ऐड है दो लेस है, दो ऐड है दो लेस है, दोनों दो ऐड है दो लेस है, ठीक है, ऐड ऐड लेस लेस। फिर से डिस्कस करते हैं। ऐड में क्या है? पहले ऐड में क्या है? ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने डेबिट किए पर इनकम टैक्स नहीं अलाउ करता। फिर ऐड में क्या है? ऐसी इनकम जो आपने नहीं दिखाई पर इनकम टैक्स टैक्सेबल करता है। लेस में क्या है? ऐसा एक्सपेंस जो आपने नहीं लिया पर इनकम टैक्स देता है। क्रेडिट में क्या है? ऐसी इनकम जो आपने टैक्सेबल की पर इनकम टैक्स नहीं करता। मतलब एक ऐड एक लेस डेबिट साइड से रिलेटेड, एक ऐड एक लेस क्रेडिट साइड से रिलेटेड। ठीक है, अब आप देखो, अब आपको पढ़ना है, आप एग्जांपल के साथ ही पढ़ लो। देखो पहला ऐड जो मैंने बोला, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पीएल नॉट अलाउड अंडर द आईटी एक्ट। एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, प्रोविजन फॉर बैड डेट। देखिए क्यों मैंने दिया, उसका एक रीजन है। अंबानी अंकल ने यहां पे प्रोविजन फॉर बैड डेट को डेबिट करके रखा था, जिसकी वजह से अंबानी अंकल का प्रॉफिट गिरा हुआ था। इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या करेगा? इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या करेगा? प्रोविजन फॉर बैड डेट को ऐड कर देगा, बोले अंबानी अंकल गलत है, बढ़ाओ। ठीक है, इनकम टैक्स में नहीं अलाउड होता। नेक्स्ट, इनकम क्रेडिटेड नॉट टैक्सेबल सेपरेटली।
अंबानी अंकल ने इनकम क्रेडिट करके रखा है पर वो इनकम टैक्सेबल नहीं है। देखो फिर से देखो, अंबानी अंकल ने किया है ना, डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, ठीक है। एक एग्जांपल है, वैसे तो तीनों ही एग्जांपल है। ये वाला आईफोस में टैक्सेबल होता है, ये वाला एचपी में टैक्सेबल होगा, ये वाला एग्जेम्प्टेड होता है। तो डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी एग्जेम्प्टेड होता है, अंबानी अंकल ने क्रेडिट करके रखा है। देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेस कर दिया। उन्होंने बोला अंबानी अंकल आपसे गलती हो गई, अंबानी चचा ये गलती हो गई है, ये लेस होगा, ये अलाउड है, इट इज 1034 में एग्जेम्प्टेड। नेक्स्ट, इनकम टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी नॉट एडेड टू पीएल, वो जो छुपा दिया था इन्होंने। मैंने एक एग्जांपल दिया, सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट। एनी सब्सिडी यू रिसीव फ्रॉम अ गवर्नमेंट इज टैक्सेबल एज इनकम अंडर सेक्शन 28, अभी आएगा अंडर सेक्शन 28। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, लेस एक्सपेंसेस अलाउड एज पर आईटी एक्ट नॉट डेबिटेड टू पीएल। जो एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं पर डेबिट नहीं किया। मैंने यहां पे क्या लिखा है देखो, बैड डेट। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, अभी आपने बोला प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं होता है। सुनिए, इनकम टैक्स बोलता है हम कोई भी प्रोविजन नहीं अलाउ करेंगे एक्सेप्ट 2 टाइप्स। वन प्रोविजन फॉर वारंटी, और दूसरा व्हेन अ प्रोविजन इज मेड इन रिलेशन टू आईसीडीएस। ठीक है, व्हेन अ प्रोविजन इज मेड इन रिलेशन टू आईसीडीएस। आईसीडीएस इज इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। अगर आईसीडीएस को मानते हुए कोई प्रोविजन बना है तो वो अलाउड होता है, वरना कोई प्रोविजन नहीं अलाउड होता। और दूसरा है प्रोविजन फॉर वारंटी। आप क्योंकि बच्चे लोग हैं, आप सिंपल याद रखिएगा, जिंदगी में कोई भी प्रोविजन नहीं अलाउड होगा प्रोविजन फॉर वारंटी और आईसीडीएस का बना हुआ छोड़ के, जिसमें रीजनेबल सर्टेनिटी होता है। आप सिंपलिसिटी उतना छोड़ दो, रीजनेबल सर्टेनिटी बनेगा। सिंपल चीज याद रखो, प्रोविजन फॉर वारंटी मतलब जब सामान ठीक वीक करने का होता है, प्रोविजन फॉर वारंटी और प्रोविजन एज पर आईसीडीएस विल बी अलाउड, उसके अलावा कोई प्रोविजन नहीं अलाउड होगा। ठीक है, आइए वापस आइए। ठीक है, तो अंबानी अंकल का क्या है, प्रोविजन फॉर बैड डेट अलाउड नहीं है, एक्चुअल बैड डेट अलाउड है। तो अंबानी अंकल ने जो प्रोविजन डेबिट करके रखा है वो तो ऐड कर दिया हमने। अब जो एक्चुअल बैड डेट हुआ है उस साल में, एक्चुअल बैड डेट का मतलब होता है एक्चुअली में आदमी मना कर दिया सामने से पैसा देने के लिए, उसको लेस करने देता है इनकम टैक्स। ठीक है, उसको इनकम टैक्स लेस करने देता है। ये सब एडलेस करके जो फाइनल में आएगा वो होता है नेट प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स। ठीक है, और उसी को हम लोग टैक्सेबल इनकम बुलाते हैं, और इसी इनकम पे आप टैक्स देते हो। अब एक चीज मेरे को सोच के बताना, अंबानी अंकल क्या चाहेंगे, ये वाला आंसर कम से कम हो कि ज्यादा से ज्यादा? कम से कम। और आप ये क्या चाहेंगे, मतलब आप एज अ टीचर क्या चाहेंगे, एज एन असेसिंग ऑफिसर, कि ये आंसर ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, तो आपको बनाना किसके हिसाब से है, टैक्सेशन लॉस के हिसाब से। किसके हिसाब से, टीचर बन के, ना कि अंबानी अंकल बन के। तो टीचर के नजरिए से ही सोचिए। ठीक है, बड़ा था ना, इंटरेस्टिंग होगा आना। अब एक चीज नॉर्मल, शुड बी अ बिजनेस और अ प्रोफेशन। ठीक है, जाते उससे आपको इनकम होगा या लॉस होगा। बिजनेस मींस बाइंग और सेलिंग एंड वर्क, प्रोफेशन मींस अ वोकेशन। अब सुनिएगा, एक पिक्चर आई थी, बहुत मशहूर पिक्चर थी, ऋतिक की, फरहान अख्तर की, अभय देओल था उसमें, और भी बहुत सारे एक्टर, काल्की भी थी और कटरीना थी। ठीक है, उस पिक्चर में का नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अगर आपने नहीं देखी है ये पिक्चर तो आप प्लीज जाके देखो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आप दिल से खुश हो जाओगे। इस टॉपिक पे कि आप खुश हो कि नहीं, मेरा नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो होगा, बड़ा ही धांसू वीडियो होने वाला है कंटेंट के हिसाब से, प्लीज देखिएगा। ठीक है, कल या परसों वो वीडियो आ जाएगा, कंटेंट एकदम A1 होने वाला है। ठीक है, कोविड आर यू स्केर्ड और नॉट से भी अच्छा कंटेंट होने वाला है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, आइए। तो सर आप मूवी डिस्कस करें, अरे चलो ना, हर टाइम पढ़ाई की बात करके क्या होगा, तो मूवी बड़ी है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। 3 दोस्त घूमने जाते हैं, फिर उन्हें वहाँ एक अच्छी लड़की मिल जाती है, कटरीना ऑब्वियसली। ठीक है, तो बेसिकली वो मूवी ना 4 ही लोग के लिए है, 4 ही लोग हैं मूवी के मेन रोल। एक फरहान अख्तर जो पोट्री करता है मूवी में, एक ऋतिक रोशन जो कि लीड हीरो है, ऑलमोस्ट लीड है, मतलब बेसिकली लीड वही है, और उसके बाद है अभय देओल जो उस मूवी में है, तो बस है। और कटरीना कैफ प्लेइंग द लेडी हु इज ब्यूटीफुल, दैट इज ऑल शी प्लेस। ठीक है, ये है। तो स्टोरी मेन उन 4 के अराउंड ही घूम रहा होता है। ठीक है, पूरा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। सर आपने हमें क्यों बताया? देखो भाई,
ये जो पीजीबीपी की कहानी है ना, ये भी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी है। इसमें भी सिर्फ 4 ही कैरेक्टर है बस, और अगर आपने इन 4 कैरेक्टर की 4 लोगों की कहानी सुन ली और समझ ली, आपका काम खत्म। ठीक है, बस 4 लोग हैं, 4 लोग, और इन्हीं 4 लोगों की एक बहुत सुंदर सी कहानी है, और वो पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 4 लोग हैं। ठीक है, अब आप सोचो, कहानी के 4 लोग में से आपको, जब आप मूवी जिन्होंने देखी और जिन्होंने नहीं देखी, प्लीज आज देखना, कुछ मतलब की चीजें देखो। ठीक है, देखना, उसमें सबसे बड़ा रोल ऋतिक का है। ठीक है, सबसे बड़ा रोल ऋतिक का है। ऋतिक के लेवल का, ऋतिक से थोड़ा एक नॉच कम फरहान अख्तर खुद का है। फरहान अख्तर का रोल है एक्चुअली, पोइट्री वगैरह जो यूज की गई है, जो काफी पॉपुलर हुई थी मूवी के साथ, बिलोंग्स टू फरहान अख्तर्स डैड, सो इट इज सेड बाय हिम इन द मूवी। सो बेसिकली ही इज द सेकेंड लीड, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अभय देओल इज अ सपोर्टिंग एक्टर, और सबसे कम रोल उस मूवी में कटरीना कैफ का है। अगर आप उस मूवी को ध्यान से देखो ना, तो कटरीना कैफ का अगर गाना को छोड़ दो तो मुश्किल से सिर्फ 12 मिनट का रोल है। दैट इज ऑल शी हैज इन द मूवी, ओनली 12 मिनट्स, दैट्स इट। उसके अलावा उनका कोई रोल नहीं है मूवी में, सिर्फ 12 मिनट्स। ठीक है, खूबसूरती दिखाने के लिए 12 मिनट काफी होता है, उससे ज्यादा हम लोग बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 12 मिनट का रोल है उनका, दैट्स इट। ठीक है, तो ऐसे ही ना आपकी पीजीबीपी की कहानी है। यहाँ 4 कैरेक्टर है, 4 कैरेक्टर का नाम देखो एक बार। जो 4 लोग हैं, एक है इनकम, ठीक है, एक है डेप्रीसिएशन, एक है एक्सपेंस, और एक है प्रिजम्पटिव। एक है एक्सपेंस, एक है प्रिजम्पटिव। मैं प्रूफ करूंगा आपको, समझाऊंगा कैसे, कौन सा कैरेक्टर मैंने किसको दिया है। ठीक है, मूवी में सबसे कम रोल, लेकिन मूवी में ग्लैमर लाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हीरोइन। ठीक है, इनकम टैक्स में टैक्स तो तब लगेगा जब इनकम हो, तो कटरीना का रोल भले ही छोटा लेकिन बहुत जरूरी है, इसलिए कटरीना का रोल सिर्फ एक सेक्शन का है, और कटरीना है इनकम। ठीक है, विच ब्रिंग्स इन ग्लैमर, विच ब्रिंग्स इन टैक्स। ठीक है, तो कटरीना है इनकम, सिर्फ एक सेक्शन का रोल है इनका। नेक्स्ट में हमारे आते हैं, ठीक है, अभय देओल। इनका रोल नहीं, सॉरी, अभय देओल नहीं, नेक्स्ट में हमारा आता है फरहान अख्तर। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे आते हैं फरहान अख्तर। ठीक है, फरहान अख्तर का, अरे यार, फरहान अख्तर का रोल में सेकंड मोस्ट रोल है मूवी में। ठीक है, पर सर इनका भी तो आपने एक ही सेक्शन लिखा है। इनका एक सेक्शन पे इंडिविजुअल सम आते हैं, इनके एक सेक्शन के अंदर बहुत सारे सेक्शन हैं, और ये कभी कभार होगा आप पीजीबीपी पूरा पढ़ के गए हैं और सिर्फ डेप्रिसिएशन वाले टॉपिक से ही समझ आएगा। ठीक है, तो इनका इतना महत्व है, इसलिए ये डेप्रिसिएशन की कैटेगरी में है, और डेप्रिसिएशन फरहान अख्तर है। पीजीबीपी का एकदम क्रक्स और सार, मतलब पूरा पीजीबीपी वहीं समाया हुआ है। जैसे पूरा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ऋतिक के ऊपर, ऋतिक के अराउंड, ऋतिक के एक्टिंग पे बनी थी, वाज द मेन हीरो इन द मूवी। तो एक्सपेंसेस, सबसे ज्यादा सेक्शंस, और ऋतिक है हमारे एक्सपेंस। उस मूवी में एक बहुत ही फनी चीज थी, अभय देओल जो था वो अपनी मम्मी को एक रिंग देना चाहता था, पर काल्की जो उनके लीड में काम कर रही थी, उनको ऐसा लगा कि वो उनको प्रपोज कर रहा है क्योंकि उन्होंने रिंग दिखाया था, तो अब ऑटोमेटिकली उसको जबरदस्ती उसको प्रपोज करना पड़ा। ठीक है, और तो पूरी मूवी में वो इसी चीज में कंफ्यूज है कि क्या वो काल्की के साथ शादी करे या क्या वो शादी ना करे। देखो, जब आप एक रोड पे खड़े हो, ठीक है, जिसके दोनों तरफ से डेस्टिनेशन एक ही है, पर एक रोड लॉन्ग रूट है और एक रोड शॉर्ट रूट है, पहुंचेगी एक ही तरफ। हर रोड के कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हो सकता है अगर वो, जैसे मूवी के एंड में वो काल्की से शादी नहीं किया, अगर काल्की से शादी करता तो हो सकता है वो अच्छी निकलती, हो सकता है वो बुरी निकलती। उसने शादी नहीं किया, हो सकता है आगे उसको लड़की मिले, हो सकता है ना मिले। ठीक है, तो जब आपकी जिंदगी में ऐसा कंफ्यूजन था कि मैं यहां जाऊं या वहां जाऊं, तब एक कॉन्सेप्ट आता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का। क्योंकि यहां क्या है, या तो आप नॉर्मल टैक्स रूट पकड़ सकते हो या आप साइड से निकल सकते हो दूसरा टैक्स रूट पकड़ के, लेकिन दोनों के केस में टैक्स तो आपको पेमेंट करना ही होगा। ये है प्रिजम्पटिव, और क्योंकि ये कंफ्यूज है इसलिए ये है अभय देओल।
ठीक है। तो इनकम है हमारी कटरीना कैफ, क्योंकि इनके बिना कुछ होगा नहीं, इनकम के बिना टैक्स क्या होना, सिर्फ टैक्स रह जाता है। डेप्रिसिएशन है हमारे फरहान अख्तर, क्योंकि इनके बिना, इनके ऊपर खुद पे एक समा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंसेस, ये तो जान है पीजीबीपी की, जैसे ऋतिक उस मूवी का था। और लास्ट में आता है हमारा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, जिसे समझ नहीं आता यहां जाऊं या वहां जाऊं, ये है अभय देओल। तो हमारी कहानी है क्या? हमारी कहानी है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हम इस पूरे टॉपिक को पढ़ाते समय कई बार उस मूवी का रेफरेंस लेगा। तो अगर आपने मूवी देखी है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं देखी तो प्लीज आज ही देख लो, पूरा पीजीबीपी समझ जाओगे तुम, क्योंकि मैं हर एस्पेक्ट में मूवी से रिलेट करूंगा कहीं ना कहीं, ठीक है। वो सब मेरे दिमाग में प्लान है, आप उसकी टेंशन मत लो। मेरे को इंटरेस्टिंग बनाना है, वो मैं बना के रहूंगा। आइए, मैंने सबके नीचे सबका नाम लिख दिया। इधर कटरीना है आपकी इनकम, डेप्रिसिएशन है हमारे फरहान अख्तर, एक्सपेंस है हमारे एचआरएक्स। मैंने एचआरएक्स क्यों लिखा है? ऋतिक रोशन का मिंत्रा में एक ब्रांड है एचआरएक्स, स्पोर्ट्स ब्रांड, इसलिए मैंने लिखा। और दूसरा रीजन है यहाँ पे स्पेस कम थी, ठीक है। और देओल लिखा है मैंने उसके नीचे, आप समझ ही सकते हैं, सनी देओल नहीं है, मूवी में नहीं था वो, अभय देओल है, ठीक है। अब होती है हमारी कहानी शुरू, ठीक है। अब हमारा हीरो नहीं, हीरोइन होना चाहिए, हीरोइन नंबर 1, और एक ही हीरोइन है हमारी स्टोरी में, ठीक है। अच्छा, कटरीना का उस पूरी मूवी में सिर्फ 12 मिनट का रोल है, सिर्फ 12 मिनट, मात्र 12 मिनट का रोल है, उससे ज्यादा नहीं। ये जो इनकम का सेक्शन है ना, ये है सेक्शन 28। ये आपको बताता है 12 तरह की इनकम जो पीजीबीबी में टैक्सेबल होंगी। कटरीना का रोल कितना? 12 मिनट। इनकम कितनी टैक्सेबल? 12। दैट्स इट। ये 12 ही इनकम पीजीबीबी में टैक्सेबल होंगी, उसके अलावा कोई भी इनकम पीजीबीबी में टैक्सेबल नहीं होगा। वो दूसरे हेड में होगा या एग्जेम्प्टेड होगा, गोली मारो, पीजीबीबी में नहीं आएगा, ठीक है। पहला सर, सबसे पहली कौन सी इनकम होगी? बोलता है एनी प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। पता है ये लास्ट पॉइंट होना चाहिए एनी अदर की तरह, पर ये फर्स्ट पॉइंट है। जैसे आप क्या, हमने बोला ना, जैसे ये नोट्स कहीं और से नहीं बनते, ये नोट्स में थोड़ा मेरा अपना मटेरियल और मसाला रहता है, और बाकी आपका इंस्टीट्यूट मटेरियल अपडेटेड फॉर नवंबर 2020 के हिसाब से बनता है। तो उसमें भी ये 1 है, इसलिए मैंने ये 1 लिखा। एनी प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, मतलब बिजनेस से रिलेट करके आपने कुछ भी कमाया है वो टैक्सेबल होगा, बस बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। एनी वे में बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, बस। आपने बिजनेस के गुड्स बेचे हैं, उससे आपको पैसा आया, यहाँ टैक्सेबल होगा। प्रोफेशन में आपने सर्विस दी, वहां से आपको पैसा आया, यहाँ टैक्सेबल होगा। सब कुछ जो बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेट करता है, ठीक है बच्चों। आगे आते हैं, बोलते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस। बोला क्या चीज का प्रॉफिट या सेल? बोला प्रॉफिट और सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस। ये इंपोर्ट एंटाइटलमेंट होता क्या है, ठीक है। देखिए, आपको ये जो नीचे जो शब्द आने वाले हैं कुछ, उनका मतलब आपको एग्जैक्ट पता हो ये जरूरी नहीं है। मैं अभी यहाँ पे हर एक पॉइंट जो आने वाला है उसका मतलब बताऊंगा, ठीक है। प्रैक्टिकली बहुत जरूरी है, नॉलेज बहुत जरूरी है। अगर आप मतलब समझ लेंगे, याद पक्का रहेगा, पर जिनको सिर्फ रट्टा लगाना है, आपको एग्जाम में ये ऐसे ही लिखा हुआ आएगा, आपको अपना डिसीजन लेना है कि ये इनकम है या नहीं, मीनिंग नहीं पूछेगा आपसे। पर मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि हम लोग ने इस टॉपिक को प्रॉमिस क्या किया है कि हम लोग नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ना कि सिर्फ जो एग्जाम में आने वाला है उतना पढ़ना, हमें नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है। तो ये इंपोर्ट एंटाइटलमेंट जो होता है, लाइसेंस, ये क्या होता है? सुनिए, एक कस्टम्स एक्ट होता है, एक कस्टम्स एक्ट होता है, उसमें एक सेक्शन 25 होता है जिसको बोलते हैं एग्जेम्पशन का सेक्शन। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ गुड्स को लिस्ट कर देता है जिसके अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, या कुछ सर्विसेज को बता देता है जिसमें आप गुड्स को यूज करेंगे अगर मैन्युफैक्चर करके, तो उस पर्पस के लिए अगर आप कुछ इंपोर्ट करते हो बाहर से, तो आपको ड्यूटी पेमेंट करने मिलेगा कंसेशनल रेट पे। ड्यूटी पेमेंट करने पड़ेगा कंसेशनल रेट पे, क्योंकि इंपोर्ट करते टाइम इंपोर्ट ड्यूटी पेमेंट करना पड़ता है। जैसे अनाप शनाप इंपोर्ट ड्यूटी होता है 100%, 200%, 30%, तो वो आपको कंसेशनल रेट पे मिलेगा। माइंड यू, फ्री नहीं मिलेगा, कंसेशनल मतलब 30 का 15 कर देंगे, 15 का 7.5, ऐसे करके कंसेशनल रेट में मिलेगा। तो ये होता है इंपोर्ट एंटाइटलमेंट। अब ये क्या, अगर आपने अपना इंपोर्ट एंटाइटलमेंट दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, मतलब ये बेसिकली होता है कि एक सर्टिफिकेट की तरह होता है। अगर उस सर्टिफिकेट, एंड इट इज ट्रांसफरेबल, ठीक है, इट इज ट्रांसफरेबल, फ्रीली ट्रांसफरेबल, तो अगर आपने वो किसी और को दे दिया तो उसके पास वो पावर आ जाएगा। इट्स लाइक टोकन,
शॉपर स्टॉप का नहीं होता है, कार्ड टोकन नंबर बस जाके तुम्हारा वहां पे बोलना होगा और जो प्रेजेंट करेगा उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो टोकन मनी की तरह, जैसे गिफ्ट कार्ड समझ लो, Amazon वगैरह में आप अपने दोस्तों को गिफ्ट कार्ड खरीद के दे सकते हैं, गिफ्ट कार्ड है और कुछ नहीं, जो नंबर पुट इन करेगा उसको वो मिल जाएगा। तो अगर आपने इसको सेल किया और उसमें आपको कुछ प्रॉफिट हुआ ऑन सेल, तो वो भी इनकम टैक्स में टैक्सेबल होगा अंडर दी हेड पीजीबीपी। तो इंपोर्ट एंटाइटलमेंट क्या हुआ, या आप अलग से कॉपी में लिख लेना, इंपोर्ट एंटाइटलमेंट क्या हुआ, लाइसेंस। ये नोट्स इस तरह से प्रिपेयर्ड है एग्जाम के एक दिन पहले रिवीजन के लिए, इसलिए मैंने अननेसेसरी यहाँ पे मीनिंग नहीं लिखा। आपको चाहिए आप प्रिंट निकाल के मीनिंग लिख लो, या अलग कॉपी में मीनिंग आप लिख सकते हो। इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस क्या हुआ, द परमिशन टू इंपोर्ट रॉ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एट अ कंसेशनल रेट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आया कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट या डीबीके। डीबीके इज ड्यूटी ड्रॉबैक। कभी आपने इंपोर्ट में सामान मंगाया, इंपोर्ट किया और सामान डिफेक्टिव आ गया, ठीक है, सामान डिफेक्टिव आ गया, या क्या हुआ, सामान जो आपने ऑर्डर किया था वो नहीं आया। कभी कभार होता है ना, ऑनलाइन में आप ऑर्डर करते हो, जो ऑर्डर किया वो नहीं आया, कुछ और आ गया, या आया और डिफेक्टिव आ गया, तो आप क्या करते हो, सामान रिटर्न कर देते हो। अब यही आपने इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट ड्यूटी पेमेंट किया होगा। अब जो सामान है वो डिफेक्टिव आ गया तो आप वापस एक्सपोर्ट करोगे तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा, मतलब जितना आपने इंपोर्ट ड्यूटी पेमेंट किया था वो आपको रिटर्न मिल जाएगा वापस। क्यों? क्योंकि सामान तो इंडिया में आया ही नहीं, आया और वापस चला गया। तो अब अगर वापस जाते समय हम तुमको आपको मतलब जो एक्सपोर्टर है उसको उसका ड्यूटी वापस ना करें तो अनफेयर हो जाएगा ना। उसके बाद सामान भी नहीं और उस पर वो टैक्स पेमेंट कर दिया, नहीं तो वही बात होगी इनकम हुई नहीं पर इनकम टैक्स पेमेंट कर दिया, तो नहीं हो सकता। तो वो ड्यूटी वापस मिलता है तो उसको डीबीके बोलते हैं। तो जो ड्यूटी ड्रॉबैक आपको वापस मिला है दैट इज टैक्सेबल एज इनकम। ठीक है, नेक्स्ट कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट। ठीक है, व्हाट इज कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट, सुनिएगा ध्यान से। जब आप एक्सपोर्ट करते हो ना तो गवर्नमेंट बहुत खुश होता है और गवर्नमेंट चाहता है आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो। क्यों? उससे फॉरेन करेंसी आएगा। बचपन में कॉमर्स में पढ़ते होंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। हम लोग हमेशा चाहते हैं अपने एक्सपोर्ट्स हाई हो, हम लोग क्या, हर कंट्री यही चाहती है। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं एक्सपोर्ट्स हाई हो। कैश कंपेंसेटरी पता है क्या है? जो फ्रेट लगता है ना एक्सपोर्ट करने पे, फ्रेट मतलब कैसे समझाएं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जो लगता है कि इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाना है तो जो फ्रेट लगेगा, जो शिप पे सामान लेके जाएगा, वो जितना फ्रेट, जितना चार्जेस ले रहा है आपसे, इवन दैट चार्जेस आर लायबल टू जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, मान लो उस पर 18% इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इससे तो एक्सपोर्टर के पास से और फंड्स निकल रहा है, तो गवर्नमेंट चाहता है आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो, तो गवर्नमेंट आपको कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट देता है। मतलब बेसिकली क्या है, आप जितना फ्रेट पे जितना जीएसटी बन रहा होता है उतना जीएसटी नहीं देता, आपको कंसेशन दे देता है। अब थिंक, जितना आपको कंसेशन दे दिया वो एक टाइप से सब्सिडी है, सो उसको इनकम में इंक्लूड किया जाएगा और उस पर टैक्स देना होगा। अभी तक 3 हुआ, एनी प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस और कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट या डीबीके। आइए आगे बढ़ते हैं। ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक का मतलब क्या है? डीईपीबी, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक। ठीक है, ये है कि जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको कुछ क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे जब आप शॉपिंग करते हो तो क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं और नेक्स्ट परचेज पे आप उसको रिडीम कर सकते हो। तो ऐसे ही जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको कुछ क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। ये पॉइंट्स आपके पासबुक में एंट्री किए जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, जब पॉइंट्स एक सफिशिएंट नंबर पहुंच जाता है तो इस पॉइंट्स को यूज करके आप गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हो, जिसपे इंपोर्ट ड्यूटी पेमेंट करने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, गुड्स पे पेमेंट करके आप इंपोर्ट ड्यूटी पेमेंट करने का जरूरत नहीं होगा, आप गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हो। पर पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करके पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, तब आप उस पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। ये पासबुक भी ट्रांसफरेबल होता है, आप दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो। उस पर अगर कुछ प्रॉफिट हुआ तो वो आपका पीजीपीबी में टैक्सेबल होगा। कोई भी सेल उसका हुआ है, उस पर जो भी पैसा आएगा वो पीजीपीबी में टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब ये क्या है, ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट। ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट ये क्या है? ये है कि आप इंपोर्ट कर सकते हो रॉ मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चर, जिसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब
गवर्नमेंट आपको बोल रहा है आप इंपोर्ट करो, हम कोई इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज नहीं करेंगे। इंपोर्ट ड्यूटी में जो बीसीडी लगता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी जो लगता है, वो चार्ज नहीं करेंगे। विदाउट बेसिक कस्टम ड्यूटी आप मंगाओ। उसके अलावा और भी ड्यूटीज होती हैं कस्टम की बच्चे, वो आप फाइनल में पढ़ोगे। और सीएमए वाले बच्चे लोग मेरे साथ जो जीएसटी की क्लासेस संडे 7 बजे से करना शुरू करेंगे, उसमें वो लोग पढ़ेंगे। कस्टम से बहुत तरह की ड्यूटी होती है, बीसीडी इज द फर्स्ट। तो बीसीडी माफ कर दे रहा है पूरा पूरा, बाकी सब आपको पेमेंट करना होगा, बीसीडी पूरा माफ। लेकिन आपको कसम खानी होगी कि आप इसको मैन्युफैक्चर करने के बाद वो प्रोडक्ट इंडिया में नहीं बेचोगे, इंडिया के बाहर बेचोगे। अब डिफरेंस समझना, यहाँ पे आपको पूरा ड्यूटी माफ नहीं मिल रहा, सिर्फ बीसीडी माफ मिल रहा है, वो भी एक्सपोर्ट करने से पहले। ठीक है, यहां पे आपको एक्सपोर्ट करने के बाद इंपोर्ट करने का मौका मिलेगा, फ्री, पूरा ड्यूटी फ्री, जितने पॉइंट्स हैं आपके पास। और यहां पे क्या था, इंपोर्ट एंटाइटलमेंट में यहां आपको कंसेशनल रेट में ड्यूटी पेमेंट करना है, मतलब यहां पे करना है, यहां माफी है, यहां पॉइंट्स हैं, यहां फ्री है। ठीक है, तो कितने हुए, 5 हुए। एनी प्रॉफिट और गेन्स, कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट डीबी के, इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, ड्यूटी रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक, डीईपीबी ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक, और ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट डीएफआरसी। डीएफआरसी, डीईपीबी, कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट और डीबी के ऊपर तुम्हारा प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एनी प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और बीच में तुम्हारा पड़ता है इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस। तो यहां पे आपकी कहानी ये वाली 5 की खत्म। अब हम लोग के पास और कितना बचा, कटरीना कैफ का कितना मिनट का रोल था सर, 7 और 5 12, आगे आते हैं। फिर क्या बोलता है, एनी गिफ्ट और बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। थिंक एनी गिफ्ट और बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। जैसे जो लोग डीलर लोग होते हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के, वो लोग जिनसे सामान खरीदते हैं ना, खुद तो नहीं बनाते होंगे। आप लोग जेठालाल देखते हो, जेठालाल सब टीवी में आता है जेठालाल, तो जब जेठालाल आप लोग सब टीवी में देखते हो तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जेठालाल की दुकान है, वहां वो टीवी बेचते हैं ना। तो क्या टीवी खुद बनाते हैं क्या घर पे, नहीं, दूसरे से लेते हैं, तो वो लोग डीलर होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या होता है कि अगर आपने 100 सामान का 100 अमाउंट का सामान अगर आपने बेचा है तो डीलर लोग को रिवॉर्ड मिलता है। जैसे कैसे कैसे होता है, किसी को कैश रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है, आपकी चॉइस होती है, कैश रिवॉर्ड मिलता है आपको। तो जैसे देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, तो थर्ड में अगर सिर्फ कैश अवार्ड है तो आपको सिर्फ कैश मिलेगा। सेकंड में होता है आपको एक वॉशिंग मशीन मिल जाएगा, या टीवी मिल जाएगा, या फोन मिल जाएगा, तो वो है। ये बस ना प्रमोशनल टेक्निक्स होती है। फर्स्ट में होता है, जनरली होता है कहीं का ट्रिप, तो अगर आप घूमने जाना चाहते हो तो आप घूमने चले जाओ, वरना आप पूरा का पूरा पैसा कैश में ले लो। वो ट्रिप क्योंकि कंपनी ऑर्गेनाइज करती है तो यू कैन इवन आस्क फॉर मनी, तो आप पूरा का पूरा पैसा कैश में ले लो। ठीक है, ये हो गया ट्रिप की कहानी। ठीक है, तो अब मान लो अगर मैं बिजनेस करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स, जेठालाल इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करता है, और जेठालाल ने बहुत सारे सोनी टीवी बेचे और जेठालाल को 1 लाख रुपया कैश अवार्ड मिला, तो क्या वो 1 लाख रुपया टैक्सेबल होगा? सोच के देखो, बिजनेस से रिलेटेड है, बिल्कुल, तो सर टैक्सेबल होना चाहिए। हाँ देखो, एनी गिफ्ट, 1 लाख रुपया तो गिफ्ट ही है। बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस, जेठालाल को ये क्यों मिला? क्योंकि वो बिजनेस में, सोचो जेठालाल और दया भाभी की एनिवर्सरी और उसमें जो जेठालाल के पापा है बापू जी, वो 1 लाख रुपए का दोनों को देते हैं, ठीक है, आशीर्वाद के तौर पे, तो वो क्या टैक्सेबल होगा? नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। सिंपल। तो इसके बगल में जेठालाल लिख लेना। नेक्स्ट, क्लब्स होते हैं ना, जो क्लब्स जैसे हिंदुस्तान क्लब वगैरह, जो क्लब्स, हम क्लब पार्टी वाला क्लब का बात नहीं कर रहा, रिक्रिएशनल क्लब्स जो होते हैं वो अपने मेंबर्स को फैसिलिटी देते हैं, जैसे स्विमिंग पूल हो गया, गेम्स रूम हो गया, ड्रिंक्स हो गया, पार्टीज हो गया, कभी कोई क्रिकेट मैच या कुछ है तो स्क्रीनिंग करवा दिया, ये सब देते हैं। तो ये सब से जो इनकम होती है ना, मेंबर्स से होती है, तो ये सब भी पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, बिकॉज सिंस दिस इनकम इज बीइंग रिसीव्ड बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द मेंबर्स, इसलिए ब्रैकेट में मैंने क्लब लिख दिया। देखो, इनकम ऑफ एसोसिएशन फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मेंबर्स, दिस इज पीजीबीपी इनकम। और जब आप फाइनल में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा ये इनकम एग्जेम्प्ट होती है, पर फाइनल में, रिस्पेक्टिव कोर्सेज के फाइनल में, ठीक है आना। फिर क्या है, पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर होते हैं उनको पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट और सैलरी देता है, ठीक है। अगर ये इंटरेस्ट और सैलरी एक सेक्शन है पीजीबीपी का 40 छोटा बी, अगर उस लिमिट्स के अंदर है, उस मॉनेटरी लिमिट्स के अंदर है,
तो वो अमाउंट पार्टनरशिप फर्म के लिए एग्जेम्प्टेड होता है, ठीक है। पर सरकार को कहीं से तो टैक्स चाहिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए एग्जेम्प्टेड होता है। तो जो पार्टनर्स को वो मिल रहा है वो उनके टोटल इनकम का पार्ट बन जाएगा, वो उनके लिए पीजीबीपी का इनकम हो जाएगा और उन इंडिविजुअल पार्टनर्स के हाथ में टैक्सेबल होगा। लेकिन 40B की लिमिट तक, जैसे मान लो मैं एक पार्टनर हूं, ठीक है, फर्म का नाम है XYZ, ठीक है। अब फर्म ने प्रॉफिट निकाला, मतलब पीजीबीपी आया, मतलब फर्म का शेयर ऑफ प्रॉफिट में से मेरे को शेयर ऑफ प्रॉफिट 2 लाख रुपए मिला, वो तो मेरे हाथ में एग्जेम्प्ट है। क्यों? क्योंकि वो फर्म के हाथ में टैक्सेबल है। इनकम टैक्स दोनों में से एक पार्टी को टैक्स करना चाहता है हर चीज के लिए। लॉजिक पता है क्या है? लॉजिक आपको बचपन में सिखाया गया था फाउंडेशन में, या बचपन में आपने सीखा था बीकॉम के कोर्सेज में। एक चीज होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म में देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, तो या तो फर्म से टैक्स लेंगे या पार्टनर से लेंगे। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो हमको मिलता है वो पार्टनर के लिए एग्जेम्प्टेड है क्योंकि फर्म से टैक्स ले लिया। वैसे ही अगर फर्म में मान लो सैलरी का लिमिट लगा दिया है 2 लाख रुपए, ठीक है, एज पर इनकम टैक्स 2 लाख तक अलाउड है, और फर्म देता है 2 लाख रुपए का टैक्स, तो फर्म के लिए पूरा अलाउड एग्जेम्प्टेड, पर सरकार को टैक्स चाहिए, किससे ले लेगी? हमसे। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? पीजीबीपी में टैक्सेबल। ओके, नेक्स्ट मान लो फर्म हमको दिया 3 लाख, 2 लाख तक एग्जेम्प्टेड फर्म के लिए, 1 लाख रुपीज फर्म ही के लिए टैक्सेबल, तो 1 लाख रुपीज मेरे लिए एग्जेम्प्ट। मेरे लिए क्या टैक्सेबल? 2 लाख। जो फर्म के हाथ में टैक्सेबल वो पार्टनर के लिए एग्जेम्प्टेड, हाँ, जो फर्म के लिए टैक्सेबल वो पार्टनर के लिए एग्जेम्प्टेड, जो पार्टनर के लिए टैक्सेबल वो फर्म के लिए एग्जेम्प्टेड, बिकॉज देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ दो जिस्म बट एक जान, ठीक है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो, एनी इंटरेस्ट सैलरी बोनस रिसीव बाय अ पार्टनर टू द एक्सटेंट अलाउड अंडर 40 छोटा बी। ये छोटा बी बड़ा बी बोलने का आदत डालिए, क्योंकि बहुत जगह ऐसा भी 40 बड़ा ए भी एक सेक्शन है, 40 छोटा ए भी एक सेक्शन है, ठीक है, तो ऐसे आदत डालिए, ठीक है। फिर कभी कभार आपको पैसा मिलता है कुछ ना करने के लिए, ठीक है। अच्छा, जब हम कुछ ना करने के लिए बोलते हैं ना, बच्चे लोग नेगेटिव चीज इमेजिन करना शुरू कर देते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। और कुछ ना करने के लिए पैसा मिलना इज वेरी लीगल, प्रोवाइडेड इट्स फॉर लीगल पर्पस, इट इज वेरी लीगल एंड इट इज अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन। आपको बचपन का अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद हो फाउंडेशन के बच्चों का, वैसे हम लोग ने कुछ सोचा है फाउंडेशन के बच्चों के बारे में भी शुरू करने का। तो जब प्लान रेडी हो जाएगा फाउंडेशन के बच्चों का, एक्चुअली हम लोग पेन ड्राइव प्रोवाइड करने वाले हैं, हम और कुछ रिस्पेक्टिव हमारे पुराने बहुत वेटरन टीचर्स हैं, हम लोग सब साथ में रिकॉर्डिंग करके कुछ पेन ड्राइव प्रोवाइड करने वाले हैं अपने छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि बाकी बड़े बच्चों के लिए तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, ठीक है। DT IDT तो मैंने संभाल ही लिया, बड़े बच्चों के लिए तो कर ही रहे, तो अपने छोटे बच्चों के लिए भी करने का मैंने सोचा है। जैसे ही प्लान पूरा रेडी हो जाएगा मैं यहाँ पे अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। आते वापस, तो बात क्या है, बहुत बार आपको कुछ ना करने के लिए भी पैसा मिलता है और ये वैलिड है। कैसे? बचपन में आपने जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था तो उसमें लिखा था कंसिडरेशन कैन बी टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। तो अगर नॉट टू डू भी होगा तो स्टिल इट इज अ कंसिडरेशन, ठीक है। तो अगर आपको कोई कंसिडरेशन, कोई पैसा कुछ दे रहा है कुछ ना करने के लिए, नॉन कम्पीटिव फीस, कोई पेटेंट दूसरे को ना देने के लिए, या कोई बिडिंग प्रोसेस में बिड ना करने के लिए, या जो कॉन्ट्रैक्ट में उससे कुछ गलती हो गई है उसके ऊपर केस ना करने के लिए वो आपको कंपेंसेशन दे रहा है या पैसा दे रहा है, नॉन कम्पीटिव फीस, कुछ ना करने के लिए, दैट मनी विल ऑल्सो बी टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी, ठीक है। कुछ ना करने के लिए पैसा, सर कितना अच्छा होगा अगर हम लोग सब कोई पैसा हम लोग को दे कुछ ना करने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो सर एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, या 10th पढ़ने के बाद रिवाइज करते हैं, तो 5 हो जाएंगे रिवाइज करने के लिए, पूरा टॉप से विल टेक, ठीक है। 10th में एनी अमाउंट रिसीव्ड इन केस ऑफ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कीमैन होता कौन है? ऐसा आदमी जो आपके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, जिसका अगर डेथ हो गया या कुछ हो गया तो आपके बिजनेस को लॉस हो सकता है, तो आप क्या करते हो? उसका लाइफ इंश्योरेंस करा लेते हो। ये उस आदमी का पर्सनल इंश्योरेंस नहीं है, उसके मरने से ये पैसा, उनका डेथ हो जाता है अगर, तो उनके मरने से ये पैसा उनकी फैमिली को नहीं मिलेगा, ये बिजनेस को मिलेगा, जितना लॉस बिजनेस रन करता है। लाइक फॉर एग्जांपल एप्पल में थे, ठीक है, एप्पल वाले का जो डेथ हो गया, ठीक है, एप्पल वाले मतलब CEO का जो डेथ हो गया उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ, तो अगर उन्होंने कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी कराएगा तो बैंक कंपेंसेट करेगा, ठीक है। किसको? उनके फैमिली को नहीं, स्टीव जॉब्स के फैमिली को नहीं, बिजनेस को, एप्पल को कंपेंसेट करेगा, ठीक है, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी।
उसके बाद 10 हो गया। अब हम लोग लेट्स टेक इट फ्रॉम द टॉप, ठीक है। आप लोग देख देख के बोलिएगा, कोई जरूरी नहीं, कोई वो दिक्कत नहीं, देख देख के बोलिएगा। सबसे पहला एनी गिफ्ट जेठालाल, क्लब जो एसोसिएशन के लिए, इंटरेस्ट सैलरी पार्टनर, पार्टनर के लिए टैक्सेबल, फर्म के लिए एग्जेम्प्ट, ठीक है। उसके बाद नॉन कम्पीटिटिव फीस, कुछ ना करने के लिए काम। और 10th में क्या था सर? 10th में क्या था? 10th में क्या था सर? नॉन कम्पीटिटिव फीस 9 था, नॉन कम्पीटिटिव फीस 9 था। और 10th में हम लोग ने पढ़ा था कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। सब कोई भूलता है, मैं भी भूलता हूँ। अब नीचे से शुरू करते हैं। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, नॉन कम्पीटिटिव फीस, सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस, क्लब का पैसा, और लास्ट वाला कौन सा सर? ऊपर वाला 5th वाला क्लब का पैसा। 6th वाला क्या था? 6th वाला था सर क्लब के पैसे के बाद जेठालाल। तो ऊपर में जेठालाल 6 में, नीचे में कीमैन स्टीव जॉब्स, बीच में क्लब, बीच में रेम्यूनरेशन, और बीच में ही तुम्हारा सर्विसेज, ठीक है। मतलब ऊपर सबसे ऊपर गिफ्ट, सबसे ऊपर जेठालाल, नीचे सबसे स्टीव जॉब्स, बीच में कोई काम ना करने के लिए पैसा, बीच में सैलरी रेम्यूनरेशन, ठीक है, पार्टनर्स का जो होता है, और उसके ऊपर क्लब। ऊपर से क्या था? 5, ठीक है। एनी प्रॉफिट एंड गेन्स, इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट या ड्यूटी ड्रॉबैक। उसके बाद डीईपीबी, ठीक है, डीईपीबी और डीएफआरसी, ठीक है। 10 हो गए। अब कटरीना कैफ का कितना मिनट का रोल था सर? 12 मिनट का, मतलब 2 और आने वाले हैं। आइए, 35AD एक सेक्शन है, 35AD पीजीबीपी में ही, जिसमें अगर आप कोई एसेट खरीदते हो तो आप जितना भी वैल्यू का एसेट खरीदे हो आपको पूरा 100% डिडक्ट मिल जाएगा। जितना भी वैल्यू का आप एसेट खरीदे हो आपको पूरा 100% डिडक्शन मिल जाएगा। जिस ईयर में आपने एसेट खरीदा है उसी ईयर में। मतलब मान लो मैंने अगर 100 करोड़ रुपए का एसेट खरीदा है तो पूरा 100 करोड़ रुपए जिस ईयर में मैंने खरीदा उसी ईयर में पीएल में डेबिट कर सकता हूँ। डेप्रिसिएशन नहीं, डायरेक्ट डेबिट कर सकता हूँ। तो इस तरह के एसेट की वैल्यू फर्स्ट डे 0 हो जाएगी, क्योंकि 100 आपने खर्चा किया, 100 की इनकम बचा ली डेबिट करके, वैल्यू 0। तो अगर आपने फ्यूचर में जाके कभी इस एसेट को बेचा तो जो भी सेलिंग प्राइस आपके पास आएगा वो पूरा एज पीजीबीपी टैक्सेबल हो जाएगा। वो ये नहीं बोलता प्रॉफिट ऑन सेल टैक्सेबल होगा, वो बोला सेल वैल्यू टैक्सेबल होगा। क्योंकि अगर आपका वैल्यू पूरा 0 हो गया तो आप अगर उसको 1 रुपए में भी बेचते हो तो दैट इज इनकम। तो जितने में भी बेचोगे पूरा का पूरा टैक्सेबल, ठीक है। 35AD। और लास्ट, अगर आपने किसी इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया, अगर आपने किसी इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया, मतलब कैसे होगा? आप एक चीज को बेचने के बिजनेस में थे, ठीक है, फिर आपने क्या किया, उस चीज को आपने स्टॉक से कैंसिल कर दिया और आप उसको फॉर होम कंजम्पशन लेके चले गए। जैसे आप मान लो डायमंड बेचते थे, ठीक है, डायमंड के रिटेलर थे आप, और आपकी वाइफ का बर्थडे है और आप भूल गए, या आपका एनिवर्सरी है और आप भूल चुके हैं। अब क्या है, आपको एक डायमंड नेक्स्ट डे डिलीवर करना है, डायमंड का नेकलेस, और आपके गाड़ी में वो बैग में रखा हुआ है, ठीक है, आपके ऑफिस के बैग में। अब आप लेके घर के रास्ते चढ़ रहे हो ऊपर, वैसे आप गेट खोलते हो, आपकी वाइफ आपको विश करती है हैप्पी एनिवर्सरी और आपको याद ही नहीं है। ऐसे केस में आप क्या करोगे? ठीक है, सबसे सेंसिबल क्या है, वो जो डायमंड अंदर पड़ा हुआ है चुपचाप से वो निकाल के दे दो, क्योंकि अगर बीवी रूठ गई तो दुनिया छूट गई, ठीक है, अगर बीवी रूठ गई तो दुनिया छूट गई, याद रखिएगा। तो क्या आप निकाल के दे दोगे? अब वो जो स्टॉक इन ट्रेड था वो बन गया कैपिटल एसेट, और हर कैपिटल एसेट का वैल्यू होना जरूरी है, ठीक है। और आपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया, इनकम टैक्स बोलता है यहाँ इनकम हो गया, बिजनेस इनकम हो गया। इट इज लाइक सेलिंग द एसेट, इट इज लाइक सेलिंग द एसेट। तो हमने बोला चल ठीक है, इट इज लाइक सेलिंग द एसेट, लेकिन बिजनेस इनकम कितना पोर्शन होगा? बोला जितना उसका एफएमवी था, फेयर मार्केट वैल्यू, जिस दिन आपने उसको बीवी को गिफ्ट किया वो हो जाएगा इनकम फ्रॉम एचपी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, उसका फेयर मार्केट वैल्यू माइनस ऑब्वियसली उसका जो कॉस्ट है जो आपको बनाने में लगा उस डायमंड को। लेट्स सपोज उस डायमंड को बनाने में 1 करोड़ रुपए लगा था और वो 5 करोड़ उस दिन उसका फेस वैल्यू था, मतलब मार्केट वैल्यू उसका उस दिन 5 करोड़ था। तो बेसिकली आपके लिए इनकम कितनी हो जाएगी जो आपको पीएल में डालनी है? 4 करोड़। तो कटरीना कैफ का 2 नए कौन से हुए? 35AD वाला एसेट और बीवी का बर्थडे भूल गया, डायमंड, ठीक है। 35AD वाला एसेट और बीवी का बर्थडे भूल गया, डायमंड, मतलब कन्वर्जन, और ऊपर से 10 आइटम थे। तो टोटल 12 आइटम थे 12 मिनट के रोल में,
ठीक है, आज का क्लास ऑलमोस्ट खत्म होने के लिए आया है. देयर इज समथिंग दैट आई विल लाइक टू डिस्कस विथ यू. ठीक है, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई लाइक टू डिस्कस विथ यू. दिस इज नॉट एन अमेंडमेंट इन द ईयर 2019. ठीक है, दिस इज एन अमेंडमेंट इन द ईयर 2018, बट इट वाज नॉट आस्क्ड इन द पेपर इन 2018. ठीक है, तो आई एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन. एकदम इजी है. अगर किसी ने आपको कोई कंपेंसेशन पेमेंट किया है, कंपेंसेशन कोई हमें क्यों पेमेंट करता है, कंपेंसेशन क्यों पेमेंट करता है? कंपेंसेशन वर्ड का मतलब क्या है? किसी और चीज के लिए हमें कंपेंसेट किया, हमें अच्छा दिया जा रहा है किसी और गलती को छुपाने के लिए. तो मान लो किसी ने मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था, ठीक है, या किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को चेंज किया, या एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन में मेरा कोई टेन्योर कम कर रहा है, या मेरे को समय से पहले काम से निकाला जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले हटाया जा रहा है, तो लमसम कंपेंसेशन मिलेगा. ठीक है, ये जो कंपेंसेशन मिलता है ना, इसका नेचर डिसाइड करेगा कि ये कहाँ टैक्सेबल होगा. इसका नेचर डिसाइड करेगा कहाँ टैक्सेबल होगा. पहले ना सिर्फ इसमें दो बातें हुआ करती थी. ठीक है, ये बोलता क्या था, अगर ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है तो सैलरी में टैक्सेबल होगा, एंड इन एनी अदर केस इट विल गो टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस जो हेड है वहां चला जाएगा. फिर सेक्शन 56 to 11 आया. 56 to 11 ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का सेक्शन है. उसने क्या बोला, अगर ये सैलरी से रिलेटेड है तो ये जाएगा सेक्शन 17(3) में, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी. ठीक है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी का मतलब है, आपको हम क्या बोल रहे हैं, यही होता है वो कि आप और 30 साल काम करते हैं हमारे पास. ठीक है, तो आपको सपोज 40 लाख रुपए आप कमा पाते हैं, ऐसे कंपनी आपको ऑफर देती है जिसको बोलते हैं अर्ली टर्मिनेशन. आप हमारे साथ 40 साल और काम करते हैं, हम आपको देते हैं 40 लाख रुपए, ये आपका पूरा पैकेज बनता था 10 लाख का. कंपनी बोलती है आप आज हमसे 20 लाख रुपए ले लीजिए और काम छोड़ दीजिए, काम खाली कर दीजिए. कंपनी आपको डायरेक्टली निकाल नहीं सकती. ठीक है, क्योंकि आपका एम्प्लॉयमेंट का टर्म अभी खत्म नहीं हुआ. ठीक है, तो कंपनी को आप बोलते हो कि ठीक है हम 20 लाख रुपए आज ले लेते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट आपको हुआ है इन प्लेस ऑफ सैलरी. यू हैव लेफ्ट सैलरी, टेकन अ कंपेंसेशन, लीविंग द कंपनी. ठीक है, तो इट विल बी टैक्सेबल अंडर सैलरी 17 सबसेक्शन 3. ठीक है, अमेंडमेंट कहाँ है, इसने बोला अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में कंपेंसेशन मिला है एंड इट इज रिलेटेड टू योर बिजनेस या प्रोफेशन, तो इट वोंट गो टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इट विल बी टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी. और इन दोनों को छोड़ के अगर कुछ है तो इट विल गो टू 56 to 11 अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. तो बेसिकली अमेंडमेंट क्या है ये क्वेश्चन. तो आपके 28 सेक्शन में एक ये और आएगा, 12 मिनट का कटरीना का रोल और एक इंपॉर्टेंट बात. 12 मिनट का कटरीना का रोल और एक इंपॉर्टेंट बात. ये इंपॉर्टेंट बात को आप कैसे याद रखेंगे, कटरीना एक 12 मिनट के रोल के अलावा एक गाने में भी है, वो टोमाटीना फेस्टिवल में जहां वो लोग जाते हैं उस गाने में भी कटरीना, तो ये वो है इंपॉर्टेंट. और वो गाना बहुत इंपॉर्टेंट है मूवी के लिए. क्यों? क्योंकि वो गाना उस मूवी की जान है. अगर आप देखोगे इट्स वेरी फन द सॉन्ग, एंड सिमिलरली उसको पिक्चराइज बहुत अच्छा किया गया है. तो गाना जान है, जैसे ये वाला अमेंडमेंट है. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक अमेंडमेंट कि अगर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है इट विल गो टू 17(3), अगर बिजनेस रिलेटेड है 28, एंड अदर्स देन 56 to 11 एंड अदर सोर्सेज. नीचे कुछ 3 बातें लिखी हुई हैं, आप उन पे फोकस मत करिएगा. मैं नेक्स्ट डे जब ओपन करूंगा उसको करूंगा और इसको रिवाइज करूंगा. आई होप आपको पीजीबीपी पढ़ के मेरे साथ मजा आया हो. अगर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और स्पेशली उन लोगों से शेयर तो जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा जिनको पीजीबीपी से डर लगता है. ठीक है, अब पीजीबीपी का डर खत्म. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल. And for GST update, you will see the number going down below. Please call and confirm and inquire about the course. Stay happy, stay safe, and keep learning and enjoying. Bye. Thank you. This is from my side. Bye for the day.